हेलो स्टूडेंट्स, आज पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर लगाते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन जो है वो दो अगर मासेस हैं M1 एंड M2, उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R है तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये हर एक पूरी यूनिवर्स में सेम रहता है। यानी अगर दो मास को हम चाहे एयर में रखें, चाहे इसको हम मिल्क में रख दें, चाहे वाटर में रख दें, दोनों में फोर्स हमेशा सेम रहेगी। ये नहीं भी पानी में फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि देखो M1 M2 उतना मास तो कभी चेंज नहीं होता, डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रहा, तो जी भी चेंज नहीं हो रहा, यानी फोर्स रिमेन्स सेम। यानी इससे ये पता लगता है फोर्स एक तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ये इन्वर्स स्केल लॉ है, तो करके फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव, ये पिछले चैप्टर में भी बोला था। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। सेकंड, जो शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आते हैं वो कहते हैं अगर आपको 10 kg मास दे दिया तो बताओ इसको दो हिस्सों में कैसे तोड़ें भी इन दोनों में जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगे। देखो मैं 1 kg 9 kg में तोड़ सकता हूँ, 2 8 में भी तोड़ सकता हूँ, 3 7 4 4 5 5 6 4, ऐसे ही देखो ये दोबारा से वही आ जाएंगे, ये 7 3 और ये 6 4 है। यहाँ पर देखो ये 4 6 और 6 4 दोबारा सेम आ गए, ये 7 3, ये भी 3 और 7 का कॉम्बिनेशन आ गया, यानी 5 5 तक ही देखते हैं। देखो इनमें प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा किसका है? फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास, इसमें 25 आएगा, ये 24 है और ये 21 है, ये 16 है और ये 9 है। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस है 5 एंड 5 का 25। यानी अगर 10 kg है उसको आप दो ऐसे में तोड़ोगे, आधा आधा मास कर लोगे, आधा आधा मास में दोनों में फोर्स मैक्सिमम लगेगी। ठीक है, यानी सर स्कूल में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? वो कहेंगे भाई बेटा आपको मास M दिया, बताओ इसको दो हिस्सों में तोड़ो भी मैक्सिमम फोर्स लगे। सर ये भी M/2 है, दूसरा भी M/2 है, तो दोनों में फोर्स क्या लगेगी सर? मैक्सिमम लगेगी। चलो सर ये भी समझ में आ गया। ग्रेविटेशन फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स तो हमेशा ही वेक्टर होती है। तो हमें सपोज उन्होंने कह दिया ये 2 किलो का है और ये 6 किलो का है, बताओ इस पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट निकालो जिधर फोर्स 0 है। ये x है, टोटल डिस्टेंस सपोज मैंने दे दिया 4 है, तो ये 4 - x हो गया। अगर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, यानी इसके कारण सपोज इधर मास m रख लिया, इसके कारण ग्रेविटेशन फोर्स होगी G m/r², इसका आएगा G m/r²। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसका होल स्क्वायर नहीं ओपन करते, G को G से मारा, M को M से मारा, 2 3 जा 6 आ गया, 3x² = 4 - x का होल स्क्वायर हो गया। इसका बस अंडर रूट ले लीजिए, यानी ये √3x, ये आ गया आपका, दैट इज़ 4 - x। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, चलो सर ये भी समझ में आ गया। अभी जब ग्रेविटेशनल चैप्टर के बारे में बोलते हैं तो जो मेन टर्म्स जो स्कूल में पूछा जाता है, एक तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पहले पढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, तो अब ये इस चैप्टर में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहली बात, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। सर कहाँ पर? एट इन्फिनिटी। ये पूछ सकता है, इन्फिनिटी पे 0 होती है। वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G mm/r। r इज द डिस्टेंस। जैसे सपोज ये एक मास है, अर्थ ले लिया, अर्थ का मास कैपिटल M है, तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट मास M बैठा है, तो इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है G m ये डिस्टेंस सेंटर से लेके, ये डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना, कभी की डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से नहीं लेना। चलो सर ये समझ में आ गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो अभी देखो आप ये भी मालूम है भी, सपोज यहाँ पर कोई बॉडी बैठी है, तो इसका मास M है, अर्थ का मास कैपिटल M है, ये अर्थ का रेडियस R है, तो इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी G mm/r² होगी, तो यही फोर्स लगेगी इस मास पर। तो ये फोर्स ऑन द मास, किसी भी मास पे जो फोर्स होती है उसका वेट ही होता है बाय डेफिनेशन, यानी वेट कितना है mg, तो mm क्या हो गया? कैंसिल, यानी G = कितना आ गया? G m/r²। तो सर ये तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है ना, ये ऑन द सरफेस ऑफ वेयर r इज द रेडियस। ये सरफेस ऑफ अर्थ पे जो G की वैल्यू है G m/r² है। अगर हाइट की बात करें तो अगर किसी हाइट पे पूछें,
अगर पूछ लें भी इसकी जगह वो इस हाइट पे पूछ रहा है, ये अर्थ से हाइट है h, तो ये r है, तो इस पॉइंट पे बताओ g की वैल्यू कितनी होगी। तो अब कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला देखो, g इक्वल टू, g हाइट पे है तो GH लिख लिया, g की जगह g डाल दिया, m की जगह m डाल दिया। अब ये डिस्टेंस r की जगह कितना है, ये r प्लस h, तो इसका फॉर्मूला होता है r प्लस h का होल स्क्वायर। तो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। क्योंकि पहले तो हमने g को कांस्टेंट ही माना था, क्योंकि हम ये जो h है बहुत छोटा मान लेंगे तो r प्लस h तो r ही रह जाएगा। अगर h r के कंपेरेबल होगा तो वो r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो सर ये भी समझ में आ गया। अभी जो डेप्थ का फॉर्मूला है वो ऐसे नहीं निकलता, वो आपने याद करना है 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी, ये होता है अगर मैं डी डेप्थ पे ले गया। तो अभी इन दोनों में रिलेशन, क्योंकि जी हाइट फ्रॉम स्मॉल हाइट जी एच का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2h बाई आर इंटू जी। तो ये याद तो होने वाला नहीं है आपको एक लेक्चर में, बस मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ये गुणित है, अगर गुणित अर्थ के ऊपर जाए तो भी इसकी जी की वैल्यू कम होगी, अगर गुणित अर्थ के अंदर जाए तो भी जी की वैल्यू कम होगी। अर्थ की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा होती है। और इवन की अगर अर्थ की शेप बोलें तो अर्थ ऐसे थोड़ी सी होती है, तो ये पोल होते हैं और ये इक्वेटर होता है। पोल का रेडियस, ये पोल का रेडियस कम होता है तो रेडियस कम होता है तो जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा पोल पे होती है। इक्वेटर का रेडियस थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसका जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ वेट हमेशा ही ज़्यादा होता है। अगर मैं यहाँ पर गुणित को छोड़ दूँ, गुणित चलता चलता यहाँ पर आएगा तो गुणित की यहाँ पर वेट कम हो जाएगा, यहाँ पर गुणित का वेट ज़्यादा होगा। चलो सर ये भी क्लियर हो गया। तो अभी ये जो फॉर्मूले लिखे 1 माइनस 2h बाई आर 1 माइनस डी बाई आर, ये डेप्थ के हैं। अगर जी डी और जी एच दोनों बराबर मान लें तो मेरा डी बाई डी इक्वल टू 2h होता है। यानी ये आपने याद करना है, अगर मेरी डेप्थ, अगर हाइट में 1 मीटर जाता हूँ, हाइट मेरी 1 मीटर है तो डेप्थ मेरी 2 मीटर होगी, तो जी की वैल्यू सेम होगी। ये शायद आपको ना वाइवा में क्वेश्चन पूछ लें भाई अर्थ के ऊपर कितना जाए और अर्थ के नीचे कितना जाए, भाई दोनों की जी की वैल्यू सेम हो, तो आप कहना सर डी इक्वल टू 2h, डेप्थ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाइट। तो ये याद रखना है। तो इसके बाद डेप्थ के बाद ऐसे पूछ सकते हैं वो आपसे भाई, सपोज पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। आपको दोबारा बताता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस जी एम एम बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी जैसे उन्होंने कह दी है 2-3 मासेज हैं, 1 kg 1 kg 1 kg, तो बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो आप कहोगे सर देखो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम एम बाई आर, आर सपोज मैंने ले लिया 2, इसकी भी इन दोनों की एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर, इसकी भी माइनस जी एम एम बाई आर, इसकी भी माइनस जी एम एम बाई आर, यानी तीनों की वही हो जाएगी, इंटू 3 कर दो, क्योंकि एम एम और आर तीनों में सेम है। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फाइनल उन्होंने क्या, इस दो को हमने डिस्टेंस 4-4-4 कर दिया, 4-4-4 1-1-1, तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, ये आ गई माइनस जी एम एम, तो मास तो वही है, डिस्टेंस बढ़ा दिया 4, तीनों की उतनी आ जाएगी, इंटू 3 कर दोगे तो कितना वर्क डन लगा, जो वर्क डन आएगा वो होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चलो सर ये भी क्लियर हो गया। तो माइनस जी एम बताओ सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सर 0, किधर, इन्फिनिटी, याद करो इसको, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो बेसिकली आता है इस चीज़ का, दैट इज़ नोन एज वेलोसिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। एक तो है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो अगर आप किसी बॉडी को दोगे तो वो अर्थ को छोड़ के कभी अर्थ के पास वापस नहीं आएगी। तो ये जो एस्केप वेलोसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है √2g r, ठीक है। जहाँ इसको एक मिनट, हम √2g r स्मॉल में आना था, √2gm बाई आर। चलो सर ये ठीक है। तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। वाइल अगर किसी चीज़ ने अर्थ के आले दुआले, जैसे सपोज ये अर्थ है तो इसने यूं घूमना है, तो इसने अगर घूमना है तो इसको जो वेलोसिटी चाहिए उसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी निकलती है, देखो इन दोनों पे जो फोर्स है, यानी जी, इसका एम मास है कैपिटल, इसका स्मॉल एम है, जी एम एम बाई आर स्केयर। फोर्स आर स्केयर होता है सेंटर से लेके इधर तक, छोटा आर इज प्रोवाइडेड। ये फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्केयर बाई आर। तो ये वी ओ के लिख दी क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी मान ली मैंने, और इन दोनों के नीचे ये आर स्केयर और ये आर है, ठीक है सर। ये भी क्लियर हो गया। एम एम कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, वी इक्वल टू कितना आ गया, वी ओ इक्वल टू आ गया √2
ये उधर लिख देते हैं वी ओ इक्वल टू रूट जी एम बाई आर। तो ये हमारी कौन सी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल। तो अगर मैंने मान लिया ये आर बहुत मतलब ये आर है, मैंने मान लिया भी ये सैटेलाइट बिल्कुल अर्थ के नज़दीक ही घूम रही है, यानी छोटा आर जो है कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गया है, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर स्मॉल हाइट वी ई इज इक्वल टू रूट टू वी ओ। देखो रूट जी एम बाई आर को मैंने वी ओ मान लिया, क्योंकि मैंने छोटा आर बड़ा आर सेम मान लिया, क्योंकि मैंने माना बड़ा आर रेडियस ऑफ अर्थ होता है, मैंने मान लिया जो सैटेलाइट है बिल्कुल अर्थ के नज़दीक ही घूम रही है। तो ये रिलेशन शायद आपसे पूछ लें भी एस्केप वेलोसिटी अर्थ की कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर आर पर सेकेंड। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों है, तो इसका आंसर याद रखना। ये नहीं लिखना कि वहाँ पर उसकी वैल्यू कम है जी की, वो तो मालूम ही है, लेकिन आपने ऐसे का आंसर देना मून पर एटमॉस्फेयर तो नहीं होता, क्योंकि जो वहाँ पर अगर पार्टिकल एयर पार्टिकल ले भी जाएं, एयर पार्टिकल की जो एस्केप वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण अगर मून पे हम एटमॉस्फेयर ले भी जाएं तो एस्केप वेलोसिटी इतनी कम है, जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी तो इसको थर्मल वेलोसिटी मिल जाएगी पार्टिकल्स को। तो वो थर्मल वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, तो एटमॉस्फेयर से ये अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। मतलब मून पे अगर चाह के भी अगर हम एटमॉस्फेयर रखें तो वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि उस पर जो पार्टिकल की एस्केप वेलोसिटी है वो बहुत कम है। जब सूरज की रोशनी अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को मिलेगी तो उसके कारण उसमें थर्मल वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा है, तो वो मून को छोड़ के भाग जाएगी। चलो सर ये भी समझ में आ गया। देखो बेसिक क्वेश्चन ये है, अर्थ के ऊपर ज़्यादा जाओगे नीचे ज़्यादा जाओगे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों में कम होगी। डी इक्वल टू 2h है, अर्थ के अंदर 1 मीटर जाओ तो हाइट आधा मीटर जाओ तो दोनों की जी की वैल्यू सेम आ जाएगी। पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0। कहाँ है, इन्फिनिटी पे। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क होता है, पोटेंशियल का फॉर्म होता है -gm/r। ठीक है, तो ये स्केलर है, बड़े आराम से देखो। वो कहते हैं ये 3 मास दे दिए, 2 किलो 2 किलो 2 किलो, उन्होंने बोला बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो -gm/r 1 मीटर इंटू 3 कर दोगे, ये -gm/r, ये -gm, तो ये पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क होता है, पोटेंशियल एनर्जी में 2 मास आते हैं, ठीक है, एम आता है, और इसमें पोटेंशियल में क्या आता है, सिर्फ gm/r आता है। तो इसके बाद ना एक केपलर साइंटिस्ट था, उसने लॉ दिए थे। केपलर ने ये कहा था, केपलर का 3 लॉ थे। जो फर्स्ट लॉ था उसने ये बताया था भी जैसे ये इलिप्स है, सन एक फोकस पे है, सन किस पे है, फोकस पे है, और अर्थ यहाँ एलिप्स के फॉर्म में घूम रही है, प्लैनेट्स यूँ घूमते हैं। पहला ये बोला था, फर्स्ट लॉ ये था, ठीक है। फर्स्ट लॉ बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। दूसरी कंडीशन उन्होंने माना अर्थ यहाँ से लेके यहाँ तक 6 वीक में आई, तो 6 वीक में अर्थ ने यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो इतना एरिया ट्रेवल किया। अब सपोज मैंने मान लिया अर्थ यहाँ पर थी, 6 वीक में वो यहाँ से यहाँ तक गई, तो अभी इसका एरिया उतना ही है। एरिया ट्रेवर्स्ड इन यूनिट टाइम इज सेम, मतलब जितना एरिया यहाँ ट्रैवल किया 6 वीक में, अगर वो एरिया ए ट्रैवल करता है यहाँ, तो एरिया ए इधर ट्रैवल करता है। यहाँ पर इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि देखो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, एरिया बढ़ जाएगा। अगर इतना ही डिस्टेंस ये होता तो एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे जैसे अर्थ सन से दूर जाती है उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है। यानी ये है dA/dt, एरियल वेलोसिटी कहते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ, ठीक है, जो केपलर्स का सेकंड लॉ है। पहला लॉ था भाई सन फोकस पे है और अर्थ इलिप्स के फॉर्म में घूम रही है। दूसरा लॉ है भाई एरिया ट्रैवल्स पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। जो थर्ड लॉ है वो क्या है, वो बड़ा ही सिंपल है। वो है भी अगर सपोज ये सन है तो ये अर्थ घूम रही है इसके आले दुआले, तो t², इसकी रोटेशन का टाइम t है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस सन के और अर्थ के सेंटर का, देन t² इज प्रोपोर्शन टू r³। ये केपलर का थर्ड लॉ है। इसको कहते हैं भी अगर ये अर्थ की जगह जुपिटर है तो जुपिटर में भी ऐसे ही है, जुपिटर को टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर जुपिटर है तो ये टाइम ऑफ जुपिटर tj ले लिया, और रेडियस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द अर्थ सन इज दिस वन, ये rj ले लिया,
तो टी जे स्केयर इज आर जे क्यू, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको 1 2 3 4 4 में से जैसे अर्थ का टाइम पीरियड पता है, अर्थ का डिस्टेंस पता है, ठीक है, 1 AU होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जुपिटर का टाइम नहीं मालूम आपको, लेकिन आपको डिस्टेंस पता है जुपिटर का किससे, सन से, तो आप टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो इतना कर लो जितना समझ में आता है, याद रख लेना।